जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश और दुनिया के लिए एक बड़ा विषय है कि 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय इसलिए क्योंकि भारत के संविधान की दुहाई और भारत के संविधान की चर्चा, लोकतंत्र की चर्चा पूरे विश्व में होती है। और जिस संविधान में, जिस लोकतंत्र ने राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया, उस पर सियासत हो रही है। भारत देश में 150 साल पूरे होने पे सियासत हो रही है। सियासत की मूल वजह समझिए। बीजेपी 150 वर्ष पूरे होने पे बड़ा आयोजन कर रही है। हर संभाग मुख्यालय में आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। कांग्रेस कह रही है कि दिखावा और राष्ट्र प्रेम में कुछ तो अंतर होना चाहिए। अगर आप राष्ट्र प्रेमी हैं तो दिखावे की क्या जरूरत, और नहीं है तो कर लीजिए दिखावा। इसके ठीक पलट बीजेपी कहती है, उप मुख्यमंत्री कहते हैं, एक परिवार के इर्द गिर्द जो पार्टी घूमती रही हो सालों साल से, उसे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना है नहीं। सवाल ये कि वंदे मातरम राष्ट्र प्रेम या राजनीति, आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। वंदे मातरम आजादी से पहले यही गीत था जो हर भारतवासी के दिल की धड़कन बन गया था। माँ भारती की आराधना, आजादी का मंत्र और शहादत का जय घोष। इसके साथ क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे को भी मुस्कुराकर चूम लेते थे। लेकिन आज वही वंदे मातरम नेताओं की जुबान पर आते ही राजनीति के तराजू पर तौल दिया जाता है। 150 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी आयोजन करने जा रही है। वंदे मातरम के स्वर गूंजने वाले हैं, शासन से लेकर शहरों तक सुर उठने वाले हैं। पर उससे पहले ही राजनीति की बेसुरी तान शुरू हो गई। अब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पूरे देश भर में 7 नवंबर से होंगे खास कार्यक्रम। 7 नवंबर को वंदे मातरम की गूंज से गूंजेगा छत्तीसगढ़। साल भर चलेगा महाअभियान। वंदे मातरम की गूंज नई पीढ़ी में बीजेपी लगाएगी राष्ट्र प्रेम और गर्व की भावना। 4 चरणों में ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक होगा भव्य कार्यक्रम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का रचित गीत से 1882 में उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणादायक बना। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम पर शुरू से ही कुछ मुस्लिम समुदायों को आपत्ति हुई, फिर सियासत का मुद्दा बना। कुछ राजनीतिक दल या समूह ने वंदे मातरम गाने से परहेज किया, जिसके बाद सियासी विवाद हुआ। वंदे मातरम को लेकर आयोजन के ऐलान के साथ ही एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को न देश से मतलब है न देशभक्ति से, सिर्फ एक परिवार की चाटुकारिता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं, जिन्होंने 53 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वे कांग्रेस को बताएंगे कि सम्मान कैसे करना है। 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम @150 इसकी पूरे देश भर में वंदे मातरम के ऊपर गायन और इसके प्रचार प्रसार की योजना बनाई है। जिस वंदे मातरम को गाकर लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, देश को आज़ादी दिलाई, उन सबको भुलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, जो 53 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर वंदे मातरम, जिसने कभी आजादी का बिगुल बजाया, अब सियासत की धुन पर बज रहा है। जिस स्वर से भारत की आराधना होती थी, अब वही स्वर आरोप प्रत्यारोप की गूंज में दब रहा है। बहरहाल बीजेपी इसे राष्ट्रभाव जगाने का अभियान बता रही है, तो कांग्रेस इसे राजनीतिक तमाशा कह रही है। सवाल ये नहीं है कि कौन वंदे मातरम गा रहा है, सवाल ये है कि क्या 150 साल बाद भी हम उस गीत की आत्मा समझ पाए हैं, या बस
उसकी राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। के मामले पे सियासत हर बार क्रिटिसाइज की जाती है कि आखिरकार राष्ट्र के नाम पे या राष्ट्र के प्रतीकों के नाम पे, गीतों के नाम पे, चरित्रों के नाम पे क्यों सियासत की जाए। लेकिन सियासत की यही तासीर है कि हर कुछ उन्हें करीब चाहिए मगर चर्चा भी ना हो, तो ऐसे कैसे संभव होगा। बहरहाल चर्चा की शुरुआत करते 3 बेहद ही बुद्धिजीवी और विद्वान प्रवक्ता मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, मैं चर्चा की शुरुआत आज आपसे करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, विद्वान है। जरा बताइए ना कि राष्ट्रगीत, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भाव पे सियासत क्यों हो, चाहे बीजेपी आयोजन करे, कांग्रेस आयोजन करे या सरकार आयोजन करे। आयोजन तो आयोजन है। अगर दो लोग भी जुड़े और उनके मन में कहीं राष्ट्र प्रेम की भावना आए तो फिर दिक्कत क्या है। सुरेंद्र जी। अवधेश जी, देश के डीएनए में राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्र के प्रतीक के प्रति सम्मान है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रीय आयोजनों में ऐसे चीज़ों को बढ़ावा मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ये इवेंट जीवी केवल राजनीतिक पाखंड करते हैं। आपने देखा होगा वीडियो, राजनीति में देखिए कोई चीज़ें जो है छुपी हुई नहीं होती। प्रधानमंत्री जी का रूस दौरे के दौरान राष्ट्रगीत के प्रति उनका सम्मान भी आपने देखा होगा। जिस प्रकार से बोधगया में जो भाजपा का युवा शंखनाद कार्यक्रम था, उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेत्री बांसुरी स्वराज जी का भी वीडियो देखा होगा। नीतीश कुमार जी के इनके जो सहयोगी हैं, राष्ट्रगीत के प्रति उनके सम्मान का भी वीडियो देखा होगा। और हाल ही में सबसे लेटेस्ट मैं उदाहरण देता हूं इनके राजनीतिक पाखंड का। जनगण मन को भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे नेता नहीं, उत्तर कन्नड़ के सांसद हैं विश्वेश्वर हेगड़े, उन्होंने ये कहा है कि ये अंग्रेजों का स्वागत गीत था। भारतीय जनता पार्टी क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? और आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक आपके लोकप्रिय चैनल ने दिखाया ना, बंकिम चंद्र जी ने 1876 में ये गीत लिखा था और 20 साल बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये प्रचारित हुआ और जन जन के दिल में, जन जन के हृदय में ये बसा और स्वतंत्रता आंदोलन में एक नारे के रूप में जो है ये उपयुक्त हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने लोगों को, अपने आरएसएस के लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को पहले सिखा ले, उनका प्रशिक्षण अनिवार्य है। बाकी तो देश की जनता के हृदय में बसा है। तिरंगे के प्रति सम्मान, संविधान के प्रति सम्मान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों को सीखना जरूरी है। निश्चित तौर पर स्वागत करते हैं, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए क्योंकि इनको सीखने की जरूरत है। इनके नेता मंत्री और विधायकों को सीखने की जरूरत है। जो हिकारत मन में भरी है कम से कम निकले तो सही। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी, मैंने आपको बुद्धिजीवी कहा, सुरेंद्र जी आपको इवेंट जीवी कह रहे हैं कि साहब हर चीज में आप लोग इवेंट ढूंढ लेते हैं। 4-5 उदाहरण सुरेंद्र जी ने बताए हैं कि राष्ट्र प्रेम के प्रति आपका स्वरूप कैसा रहा है। जरा समझाइए ना कि राष्ट्रगीत के अगर 150 साल पूरे होने पे आयोजन होता है तो क्यों उस पे सियासत हो रही है? क्यों सुरेंद्र जी को ये तस्वीरें याद आ रही है कि बोध गया से लेके, रूस दौरे से लेके बांसुरी स्वराज तक के राष्ट्रगीत के प्रति जो आचरण व्यवहार रहा उसकी क्यों याद आ रही है, बताइए जरा। मुझे लगता है डॉक्टर अवधेश जी, कांग्रेस के शब्दकोश में कांग्रेस के पास दूसरे कोई शब्द बचे नहीं। विषय कोई भी हो डिबेट का, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता कोई भी हो, नेता कोई भी हो, एक रटा रटाया बयान इनकी तरफ से आता है कि हम इवेंट करते हैं। हम राष्ट्रीय गीत को पूरी राष्ट्रीयता से जोड़ते हुए पूरे देश की जनता और बच्चों को राष्ट्रीय गीत से परिचित कराना चाहते हैं। मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। संस्कृत में होने की वजह से बहुत सारे लोग वंदे मातरम गीत को पूरी तरह गा नहीं पाते। कांग्रेस ने तो लगभग इस गीत को भुला दिया। कहीं पे पहले कांग्रेस के शुरुआत के दिनों में कांग्रेस के कार्यक्रमों में कहीं न कहीं इस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गान होता था, फिर 4 लाइन का होता था, उसके बाद वो भी बंद हो गया।
लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये कितना भी कह लें कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को याद आए, मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी गठन, उसके पहले से जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को बचपन से देखते आ रहा हूं। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी करते रही, तिरंगे का सम्मान करती रही, ये बार बार इस बात को कहते हैं कि एक रटा रटाया बयान है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों में तिरंगा नहीं फहराया जाता था, राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता था, राष्ट्रीय गीत नहीं गाया जाता था। ये सब जनता को भ्रमित करने की, ये अपने अतीत को भूलते जा रहे हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री को भूल गए। इन्होंने सिर्फ पंडित नेहरू के परिवार के अलावा जितने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे सारे लोगों को भुला दिया। कहीं न कहीं सरदार पटेल को इन्होंने भुला दिया। और अगर हम सरदार पटेल को याद करते हैं तो ये बोलते इवेंट करते हैं। हम लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, वो भी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। और हम उन स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं को याद करते हैं तो इनको दर्द होता है। इनको तो सिर्फ एक गांधी परिवार, नेहरू परिवार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं। इनका राष्ट्रगान सोनिया जी, इनका राष्ट्रगीत राजीव जी, ये वहीं तक तो सीमित हो गए। बेहद आपत्तिजनक है। सुरेंद्र जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं प्रफुल्ल जी के पास जाऊंगा। आपका राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान केवल गांधी परिवार। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी और इनके पितृ संगठन पहले भी कंपनी के गुलाम थे और आज भी ये कंपनी की गुलामी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र का प्रगति मतलब अडानी की प्रगति, जिस तरह से पहले ये अंग्रेजों के चाटुकार हुआ करते थे, आज जो है छत्तीसगढ़ में भी मैंने पहले 15 खदानें, सुन लीजिए, 15 खदानें कमर्शियल माइनिंग के लिए 28 और 29 तारीख को ये अडानी, अंबानी और उसी की तो गुलामी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक व्यक्ति के मुनाफे के लिए ये इवेंट करके भटकाना चाहते हैं। आपको नहीं दिख रहा है, इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रही। तेजी से बढ़ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? ये सरदार पटेल की बात करते हैं। सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, गांधी के हत्यारे सुरेंद्र जी सुंदरानी जी, ठीक है, मैं लौट रहा हूं। मैं बड़ा गंभीर विषय में जाएगा, प्रफुल्ल जी का रुख करते। प्रफुल्ल जी, वंदे मातरम, माँ मैं आपको नमन करता हूं, स्तुति करता हूं। क्यों सियासत हो जहां पे माँ शब्द जुड़ जाए? ये बात सही है कि माँ मतलब भारत माँ, भारतीय माँ, भारत की धरती, भारत की भूमि, जहां माँ शब्द जुड़ जाए वहां पे सियासी बोल क्यों चले? बताइए ना, देश की जनता जानना चाह रही है, देख रही है कि ऐसे शब्दों पे भी सियासत, ऐसे मसलों पे भी सियासत। तेज जी, ये वंदे मातरम का जब रचना हुई, आनंद मठ जो बंकिम चंद्र जी का उपन्यास था, उसमें ये जो वंदे मातरम कविता है उसको लेकर के भी कि ये तो उसका अंश है, या फिर बाद में बंकिम चंद्र जी ने उसमें उसको जोड़ा। तो वंदे मातरम अगर आप पूरी आनंद मठ पढ़ेंगे तो वो एक सन्यासियों का विद्रोह है, और वो सन्यासी जो एक भारत माता की मूर्ति बना करके रखते हैं। अगर किताब नहीं पढ़नी है तो आनंद मठ फिल्म भी देखी जा सकती है। उसमें वो एक भारत माता की मूर्ति बनाते हैं और वो बिल्कुल गेरुए वस्त्र में वो धारण करके और तलवार और हथियार सारी चीजें लेकर के वंदे मातरम का गायन करते हैं। वो भारत माता की मूर्ति के आगे गायन करते हैं। तो जब ये वंदे मातरम आया, और इसको वंदे मातरम को जब संविधान सभा थी जिसकी पहली बैठक हुई थी, राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय उसके अध्यक्ष राष्ट्रपति थे, वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने के लिए लगभग सभी सहमत थे जी। लेकिन उसको राष्ट्रगान न बना करके राष्ट्रगीत बना दिया गया और कहा है कि ये दोनों चीजें समानांतर चलेंगी, ये दोनों बराबर होंगे। और आपत्ति किसने की? किसको आपत्ति थी कि ये राष्ट्रगान वंदे मातरम नहीं होना चाहिए? किसके धर्म की भावनाएं आहत हो रही थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां से स्टार्ट होता है अपीजमेंट, है ना। ये बिल्कुल बहुत मतलब आप सब कुछ करिए, लेकिन कम से कम जो अगर एक राष्ट्र, अच्छा जब राष्ट्रगान आपने विभाजन होगा कि नहीं होगा इसके लिए आपने चुनाव कराए, सारे लोग बैठे थे संविधान सभा में, चयन कर लेते, राष्ट्रगीत ये, राष्ट्रगान ये, बताइए कौन? चुनाव रोका गया। राष्ट्रपति ने एक व्यवस्था दी मामले को टालने के लिए। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ठीक है, राष्ट्रगीत भी होगा, राष्ट्रगीत जो होगा वो वंदे मातरम होगा, और जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान होगा। और उसके बाद तत्काल बाद में उसके लिए प्रोटोकॉल बना दिया गया कि ये 59 सेकंड में, इसको 53 सेकंड में खत्म करना है। एक जो है वो 60 और 69 सेकंड में खत्म होगा। सारी टाइमिंग बना दी गई। उसको खड़े होकर के गाना है, बैठना नहीं है। वंदे मातरम के लिए कुछ नहीं।
आपकी मर्जी, बोलना है बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो। बिल्कुल सही। तो आप भेदभाव किसने शुरू किया? वंदे मातरम की उपेक्षा किसने शुरू की? तो आज अच्छा, इसके अलावा आप, मैं देखता हूँ कि चलिए कांग्रेस को अगर, या कोई भी पार्टी जो ये कहती कि वंदे मातरम को जो लोग बोल रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, वो कब वंदे मातरम का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? आपने कभी किसी समाजवादी पार्टी की सभा में अखिलेश यादव को बोलते हुए सुना है वंदे मातरम? या आपने कभी तेजस्वी यादव को बोलते हुए सुना है वंदे मातरम? भूपेश बघेल को सुना है कभी किसी सभा में बोलते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय? नहीं देखिए, वंदे मातरम नहीं, चलिए वो तो कम है नहीं, लेकिन उसमें भी परहेज है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है देश का कि हम भारत माता की जय पर आपत्ति करेंगे, वंदे मातरम पर आपत्ति करेंगे। तो ये सब चीजें, इनसे बचना चाहिए। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि अगर वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस पर भी राजनीति, और ये थोड़ा दुखदायी है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, जरा बताइएगा कि ऐसे शब्दों पे, ऐसे विषयों पे सियासत ना हो, लोगों की भावनाएं ना आहत हो। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का मसला है, लेकिन सवाल है कि कल एक खबर आई थी, आप लोग भी सुनिएगा सुंदरानी जी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ने मदरसों में राष्ट्रगान वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया, राष्ट्रगीत को माफ कीजिएगा, अनिवार्य कर दिया। उस पर भी काफी विवाद राजस्थान में हो रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ पे लौटते हैं। सुरेंद्र जी, क्यों आपत्ति, फिर से एक बार समझाइए। कई तथ्य सुंदरानी जी ने रखे, कई तथ्य प्रफुल्ल जी ने रखा कि क्यों ऐसे विषयों पे जो लोगों की भावनाओं से जुड़ी हो उस पे आपत्ति चाहे कोई भी करे। चाहे उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले तारीफ की, उसके बाद जो विरोध हो दुनिया के सामने है, आप सभी जानते हैं क्यों ऐसी स्थिति बनती है। अवधेश जी, चर्चा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। इसमें किसी का विरोध मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। बाध्यता भी जो है आप धार्मिक संगठनों पे करें, उसके बजाय आप सरकारी संस्थानों में अपने संविधान के अनुरूप बाध्यता करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सरकार जो है उसको पूरा अधिकार है और ऐसी चीजों का विरोध नहीं होना चाहिए। समस्या तब आती है जब राष्ट्रवाद के फर्जी ठेकेदार जो हैं, जो स्वयं ही लगातार इसका विरोध करते रहे, जिनके पूर्वज संगठनों का इतिहास कालिक भरा है, वो ज्ञान बांटने लगे और सर्टिफिकेट बांटने लगे, तब समस्या होती है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2 दशक से अधिक समय से आप लगातार राजनीतिक संगठनों को देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्येक छोटे बड़े कार्यक्रम में, चाहे छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, उसकी शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है और समापन जो होता है वो राष्ट्रगान से होता है। आपके कैमरामैन, आपके संवाददाता सभी इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम उसके बिना संपन्न नहीं होता। हिकारत तो भाजपाइयों को है। आपको याद होगा, आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक हर कदम में विरोध किया। जो लोग, जिन लोगों ने 1930 में आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन, जब गांधी जी नारा दे रहे थे करो या मरो का, तो ये भाजपाई चिट्ठी लिख रहे थे इनके पूर्वज नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजी हुकूमत को कि सख्ती से कुचला जाए, अंग्रेजी सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे थे। आजादी के दौरान जब संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति फूके, ये पुतला फूकने वाले, या संविधान की प्रतियां जलाने वाले, ये तिरंगे को सगुन बताने वाले, पैरों तले कुचलने वाले आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये इवेंट की भी जरूरत नहीं है। रूस में मैं आपको 20 सेकंड का वीडियो दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का रूस दौरे में जब गए, राष्ट्रगान बज रहा था और वो चलते चले जा रहे थे। ये पहली घटना नहीं है। मैंने तो कहा ना, भाजपा जो है वो कन्नड़ के सांसद पर कार्रवाई करेगी क्या, जो ये कहते हैं कि अंग्रेजों के स्वागत गीत था। राष्ट्रगीत का ये अपमान जो है दिखावे का है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक पाखंड है कि नहीं? ये कार्रवाई करेंगे क्या उस सांसद पर? ये प्रधानमंत्री का ये वीडियो आप दिखा दीजिए। देश के प्रधानमंत्री विदेश जाके इस प्रकार से अपमानित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रगीत बज रहा है। वो राष्ट्रगान बज रहा है, उसको म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि फिर सम्मान में हम सबको खड़े होना पड़ेगा। मैं लौटता हूं जरा सुंदरानी जी। फिर से मेरा सवाल वही है, ना मैं समझ पा रहा हूं, ना प्रफुल्ल जी समझ पा रहे हो, ना जनता समझ पा रही हो, क्यों ऐसे शब्दों पे सियासत, ऐसी बातों पे सियासत जिसका इतिहास 150 साल पुराना हो, ऐसे शब्दों पे सियासत जो आजादी के पहले से चले आ रही हो। रिपु दलवावनी, इसी शब्द पे तो आपत्ति हुई ना, जिसे कहा गया कि मां दुर्गा के स्वरूप में इस धरती को दिखाया गया।
केवल एक शब्द पे पूरे अगर राष्ट्रगान पे आप सियासत, राष्ट्रगीत पे सियासत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सुंदरानी जी। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, अगर 150 साल पूरे हुए हैं और राष्ट्रगीत अगर जनता की जुबान पे, युवाओं के बच्चों के जबान पे आ जाए, संस्कृत में है, कठिन है। मैंने पहले ही कहा कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रगान लोगों की जबान पे है, देश की 145-50 करोड़ की जनता की जबान पे है, उसी प्रकार राष्ट्रीय गीत जनता की जबान पे रहे, बच्चे गाने लग जाएं। और इसके लिए 1 साल का हमने ये अभियान प्रारंभ किया है, जो कल से प्रारंभ हो रहा है। 150 साल मना रहे। कांग्रेस की जागीर रहा होगा, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में अगर 15-20 करोड़ सदस्य हैं, वे भी राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं। ये कितने भी भ्रम जनता के बीच में फैला दें, यह अक्सर साबित हुआ है कि कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रवादी हैं। ठीक, प्रफुल्ल जी जरा बताइएगा कि रोम रोम में देशभक्ति की भावना जागृत करने वाले ये जो गीत है, इस पे सियासत होगी तो मन तो विचलित होगा। खास करके उन युवाओं की बात कर रहा हूं जो आज राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान से थोड़े से दरकिनार दिखाई पड़ते। साहब, उनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर नहीं पता होता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी वर्ग को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वास्तविक सच है कि आज आप और हम अगर बैठ के चर्चा करें तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पे एक बार हम लोग कहीं ना असमंजस में पड़ जाते कि गीत और गान क्या है। लेकिन अगर ऐसे चीज को जहां और अधिक स्पष्टता से एक एक जन जन तक पहुंचाना चाहिए, वहां पे अगर विरोध होगा तो आने वाली पीढ़ियां सीखेगी क्या, समझेगी क्या? कौन बताएगा उन्हें कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का इतिहास 150 साल पुराना है? बिल्कुल, मैं देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप बाजार में या कॉलेज के कैंपस में कहीं जाकर के बच्चों से अगर पूछे ना, तो वो गीत और गान में अंतर बता नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, जब इस दोनों पर चर्चा चल रही थी और जब उस वक्त के हमारे बड़े बुजुर्ग और बड़े विद्वान लोग जो उस समय देश को चला रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी की, उन लोगों को ये तय कर लेना था उसी वक्त कि भाई ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगान है और इसके लिए ये नियम है। तो जहां से उपेक्षा में, मैं वही कह रहा हूं बार बार कि आपने राष्ट्रगीत के लिए, राष्ट्रगान के लिए आपने सारे एंथम बना दिए, सारे कानून नियम सब कुछ बना दिया, लेकिन आपने राष्ट्रगान के लिए कुछ नहीं बनाया। लेकिन राष्ट्रगान तो वो तो लोकप्रिय था, वो तो बहुत लोकप्रिय था। और जो जनगण मन अधिनायक जय है हम गाते हैं, ये भी रविंद्रनाथ का लिखा हुआ, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का लिखा हुआ, ये जो आज़ाद हिंद फौज का ये गाना होता था। और उसके बाद फिर इसको जनगण मन अधिनायक जय है, इसको राष्ट्रगान को लिखा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। बाद में वो पास हुआ, उसके साथ साथ झंडे का कलर, ये वो सब बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन सवाल ये नहीं है, देखिए, जो प्रतीक कह ले, राष्ट्रगान कह लें, ध्वज कह ले, जिसको आपने राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जोड़ दिया, जिसके लिए आपने एक संवैधानिक मर्यादा निर्धारित कर दी, तो फिर उसके लिए मान सम्मान आपके मन में बहुत स्वाभाविक तौर पे आना चाहिए। अगर इस देश का कोई एक व्यक्ति ये कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता, मैं भारत माता की जय नहीं बोल सकता, तो फिर अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी मतलब सच होने का, देशभक्त होने का ढोंग कर रहे हैं। जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना होगा। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्र से जुड़े तमाम चीजों पे क्या सियासत होनी चाहिए, या लोगों के विवेक पे छोड़ दे, संविधान के तहत छोड़ दे? क्या आप स्वतंत्र हैं, निर्णय ले लीजिए? बिल्कुल नहीं अवधेश जी, देखिए, ये बाध्यता है प्रत्येक नागरिक के लिए। संविधान में जिसको अंगीकृत किया गया है, उसके प्रति सम्मान का भाव प्रत्येक हिंदुस्तानी के मन में, प्रत्येक नागरिक के मन में हो। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, न ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि राष्ट्रगीत कौन सा होना चाहिए, राष्ट्रगान कौन सा होना चाहिए, झंडा कौन सा होना चाहिए, प्रतीक कौन सा होना चाहिए। ये विवाद का विषय कतई नहीं है। प्रत्येक नागरिक के लिए उसका सम्मान जो है अनिवार्य है। जो भी देश का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके मन में
हमारे संविधान के प्रति, हमारे प्रतीक चिन्हों के प्रति, हमारे गायन जो के लिए जो चुना गया है, चाहे वो राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, उसके प्रति सम्मान का भाव अनिवार्य है। इसके बिना जो है ये उचित नहीं है कि उस पर चर्चा किया जाए कि क्या परिस्थितियां थी, कैसे लिया गया। तो ये एक सुर में मैं समझता हूं कि ये हम सबके लिए अनिवार्य है कि ऐसी बातों को तुलना दिया जाए, और ये निर्विवाद रूप से तथ्य है कि प्रत्येक नागरिक के लिए इसके प्रति जो है बाध्यता सम्मान की भावना है, वो संविधान के इतर मन में भी भावना होनी चाहिए। कुल मिला के ये है कि जब से अवतरित हुआ तब से लेकर आज तक भारत की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए, सहेजे हुए जो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आगे बढ़ रहा है, उस पर कम से कम सियासत नाम का टीका, दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये आम जनमानस की भावनाओं से संविधान में ओतप्रोत उल्लेखित किया गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।